मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस के लिए डेली सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन का सेट क्वेश्चन प्लस डिस्कशन आपको डेली मिलेगा। सेट नंबर ये 2 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को किस समिति की अनुशंसा पर प्रारंभ हुआ था? देखिए, किस समिति की अनुशंसा पे? तो ऑप्शन बी, एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी समिति ने अनुशंसा किया था कि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की थी। वहीं एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 2000 में। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 2000 में। लेकिन हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ये कब से प्रारंभ हुआ? तो 2003 से प्रारंभ हुआ। वहीं 2003 से पहले प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से यह नियम बन गया कि प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा 9 जनवरी को। यानी प्रत्येक दूसरे साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को कब से मनाया जाता है? 2015 से। लेकिन प्रत्येक वर्ष शुरू हुआ था कब से? 2003 से। और किस समिति ने? एल.एम. सिंघवी समिति ने। देखिए, एल.एम. सिंघवी समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। इस समिति का गठन पहले भी हुआ था पंचायती राज के लिए। अब पंचायती राज के लिए इस समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। वहीं क्वेश्चन पूछता है कि न्याय पंचायत का गठन जो है किस समिति की सिफारिश पे? तो एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पे न्याय पंचायत का गठन हुआ। वहीं पंचायत को मान्यता दिलाने वाली कौन सी समिति है? तो एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एक और ये समिति ने अनुशंसा की थी कि भारत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दिया जाए, लेकिन हालांकि यह बात नहीं माना गया। लेकिन इस समिति ने सिफारिश किया था कि दोहरी नागरिकता भी देने की सिफारिश किया था। चलिए, हो गया। और सरकारी आयोग, देखिए सरकारी आयोग जो है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? सरकारी आयोग का गठन जो है केंद्र और राज्य जो है अंतर्राज्यीय परिषद, देखिए पूछता है अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किस समिति की सिफारिश पे? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना हुआ था 1990 में। चलिए, सादीकली समिति। सादीकली समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन 1964 में हुआ था। गोपाल स्वामी अयंगर समिति पूछता है कि संघीय मंत्रिमंडल का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पे हुआ? तो गोपाल स्वामी अयंगर समिति के सिफारिश पे जो है संघीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मंत्री पद ग्रहण किए बगैर प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? मंत्री पद ग्रहण किए बगैर प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो चंद्रशेखर। ऑप्शन ए, चंद्रशेखर जो है मंत्री पद ग्रहण किए बगैर प्रधानमंत्री बनने वाले। वहीं एच.डी. देवगौड़ा की बात करें तो विधानसभा से डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? एच.डी. देवगौड़ा। वहीं राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी बने थे। वहीं सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा कि किस अनुच्छेद के शब्द डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों में है? देखिए, अनुच्छेद 48 और 49। अनुच्छेद 48 और 49 यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन सी, A+B दोनों का चर्चा जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। 48 का क में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना है। और अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना। ये आपका मौलिक कर्तव्य में भी है। मौलिक कर्तव्य में कभी कभी क्रम पूछ देता है, तो ये 48 जो है
48 का क में जो पर्यावरण का संरक्षण करना है उस मौलिक कर्तव्य के म में 7वां मौलिक कर्तव्य है। वहीं राष्ट्रीय स्मारक की बात करें तो वो 9वां मौलिक कर्तव्य जो है, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना 9वां मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? किस लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई थी? तो जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी ऑप्शन ए हो जाएगा। जीएमसी बालयोगी का मृत्यु जो है पद पे रहते हुए हुआ था। वहीं पूछता है कि कौन सा लोकसभा अध्यक्ष ऐसा है जो एससी थे, मतलब अनुसूची जाति से थे, तो जीएमसी बालयोगी। फिर कौन सा लोकसभा अध्यक्ष एसटी जाति से संबंधित थे, मतलब अनुसूचित जनजाति से, तो पीए संगमा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। वहीं पूछता है कि कौन सा लोकसभा अध्यक्ष बाद में राष्ट्रपति बने हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी बाद में जो है राष्ट्रपति बने, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष ये रहे हैं। अब बलराम जाखड़ का जो है सबसे अधिक कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसका रहा? बलराम जाखड़ का रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? भारत में पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? देखिए भारत में जो है पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 1961, ऑप्शन ए। 1961 में भारत में पहली बार संयुक्त अधिवेशन हुआ। वहीं संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। और वहीं दूसरा संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा संयुक्त अधिवेशन जो है संसद का बुलाया गया था कब? तो 1978 में। 1978 में दूसरा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। वहीं तीसरा संयुक्त अधिवेशन 2002 में। फिर पूछता है कि किसके लिए था? 1961 का जो है संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो दहेज निरोधक कानून के लिए था। वहीं 1978 का जो है बैंकिंग सेवा के लिए था। 2002 में जो आया था वो पोटा के लिए आया था। चलिए 1976 में क्या हुआ था? 1976 में सांसदों का जो है पेंशन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? भारत में आकस्मिकता अधिनियम कब आया था? भारत में आकस्मिकता अधिनियम कब आया था? तो 1950, ऑप्शन डी में है। 1950 में भारत में आकस्मिकता अधिनियम आया था। वहीं चलिए 1976 में तो सांसदों का पेंशन स्टार्ट हुआ था। देखिए 1994 में क्या हुआ था? 1994 में खिलाड़ियों को पेंशन देने की जो है प्रारंभ किया गया। खिलाड़ियों को पेंशन कब से दिया गया? 1994 से। वहीं 1993 में क्या हुआ था? मतदाता जो है फोटो युक्त पहचान पत्र जो है वोटर कार्ड में जो अभी फ़ोटो लगा आता है वो कब से? 1993 से आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? देखिए नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन सी। कैलाशनाथ काटजू ऐसे व्यक्ति थे जो पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने थे। वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़, ऑप्शन सी। MC सीतलवाड़ जो है भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, MC सीतलवाड़। वहीं बात करें भारत के प्रथम CAG, ऑप्शन ए में जो है ना V नरहरि राव भारत के प्रथम CAG थे। वहीं लोकेश्वर सिंह क्या थे? भारत के प्रथम NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह। वहीं वजाहत हबीबुल्ला जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है भारत के प्रथम
मुख्य सूचना आयुक्त थे? भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हजीबुल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 73वां संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? देखिए 73वां संविधान संशोधन होने के बाद सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लागू हुआ। यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, लुसेंट में गलत दिया हुआ है, लुसेंट में कर्नाटक दिया हुआ है, इसलिए आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। चलिए एक, उसके बाद असम। असम जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। वहीं हरियाणा वैट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? हरियाणा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? डॉक्टर हवा के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर हवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरमट्टन को। ऑप्शन बी, हरमट्टन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें ये कहाँ चलता है? तो सहारा रेगिस्तान में चलता है। वही सिरको जो पवन है वो कहाँ चलती है? इसको रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। रक्त वर्षा के नाम से किसको जाना जाता है? सिरको पवन को जाना जाता है, जो कहाँ चलती है? इटली में चलती है। फोन पूछता है, फोन पवन जो है कहाँ चलती है? अल्पस पर्वत पे, स्विट्जरलैंड में। अल्पस पर्वत पे स्विट्जरलैंड में। और ये जो है अंगूर को जल्दी पका देती है। पूछता है कौन सा पवन के कारण जो है अंगूर जल्दी पक जाता है? तो फोन जो है हवा के कारण जो है जल्दी अंगूर पक जाता है। वहीं सामुन जो है कहाँ चलती है? तो ईरान में। सामुन ईरान में चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेरी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? मेरी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है समुद्री जीवों के उत्पादन से। समुद्री जीवों के उत्पादन से क्या संबंधित है? तो आपका मेरी कल्चर। मेरी कल्चर हो गया समुद्री जीवों के उत्पादन से, लेकिन मोरी कल्चर बोलेगा तो रेशम कीट के जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है शहतूत के लिए, उसको उससे क्या संबंधित है? तो आपका मोरी कल्चर। मोरी कल्चर संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या बोलता है? ये जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। वहीं मिलान, इटली का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मिलान को कहा जाता है इटली का मैनचेस्टर। वहीं इवानोवो जो है उसको रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए मैनचेस्टर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है? उत्तराखंड का एकमात्र आर्द्रभूमि जो रामसर साइट में शामिल है। उत्तराखंड का कौन सा एकमात्र आर्द्रभूमि है जो रामसर साइट में शामिल है? तो आसन बैराज। ऑप्शन बी, आसन बैराज आर्द्रभूमि जो है उत्तराखंड का एकमात्र आर्द्रभूमि है जो आपका रामसर साइट में शामिल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी पूछता है कि वर्तमान में भारत का कितना रामसर साइट में शामिल है? तो 80 अभी वर्तमान में हो गया है। पहले 75 था, 5 बढ़ चुका है 80। देखिए नंदूर मध्यमेश्वर जो है आर्द्रभूमि जो है किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में हो गया। वहीं रुद्रसागर झील जो है त्रिपुरा में स्थित है। और सुंदरवन जो है आर्द्रभूमि जो है किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। पूछता है भारत का कौन सा आर्द्रभूमि में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? तो यही सुंदरवन आर्द्रभूमि जो है सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है। वहीं सबसे छोटा की बात करेगा कि सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो रामसर साइट में शामिल है तो रेणुका झील, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा? किसकी अधिकता से रक्त कैंसर होता है? देखिए किसकी अधिकता से रक्त कैंसर होता है? तो बेंजीन। ऑप्शन ई, बेंजीन के अधिकता से जो है रक्त कैंसर होता है। वहीं बेंजीन का खोज कौन किया था? माइकल फेराडे ने किया था। वहीं आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? देखिए पूछता है कि आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो देखिए नाइट्रेट की अधिकता से आपका
नाइट्रेट की अधिकता से हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम, लेकिन आपका नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, लेकिन आपका ब्लैक फुट रोग किसकी अधिकता से होता है? आर्सेनिक की अधिकता से। हाँ, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग। वहीं पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ था? देखिए, चिपको आंदोलन से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ था? तो देखिए, मेघा पाटकर तो चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, मेघा पाटकर किससे जुड़ी हुई थी? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था। और वहीं चिपको आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी भट्ट, ये तीनों चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। वही चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में। वही चिपको आंदोलन का ही दक्षिण में रूप देखा गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और कब हुआ था? 1983 में। चिपको आंदोलन 1973 में, एपिको आंदोलन 1983 कर्नाटक में हुआ था। चलिए, अब मेघा पाटकर तो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और कब हुआ था? 1988-89 में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वीय त्वरण को किस यंत्र से मापते हैं? गुरुत्वीय त्वरण को किस यंत्र से मापते हैं? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ग्रेवोमीटर। ऑप्शन ए, ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण को मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वहीं आपको बात करें क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? पानी जहाज में जो है समय को ज्ञात करना हो तो किससे मापते हैं? क्रोनोमीटर से। फोनोमीटर से आपका ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, फोनोमीटर से। स्फेरोमीटर से सतह का वक्रता किससे मापते हैं? स्फेरोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारत में अणु बम का विकास किसने किया? भारत में अणु बम का विकास किसने किया? राजा रमन्ना। ऑप्शन बी, भारत में अणु बम का विकास किया है राजा रमन्ना। वहीं एडवर्ड टेलर ने क्या किया? हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया है? एडवर्ड टेलर ने। वहीं परमाणु बम का खोज कौन किया है? ओपेनहीमर। परमाणु बम का खोज ओपेनहीमर। लेकिन अणु बम का ऐसे खोज किया है ऑटो हॉर्न ने। लेकिन भारत में अणु बम बोलेगा तो राजा रमन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहाड़ी के रूप में किया जाता है? वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहाड़ी के रूप में किया जाता है तो आयोडीन। ऑप्शन ए, आयोडीन का प्रयोग जो है पीड़ाहाड़ी के रूप में किया जाता है। चलिए, रेडोन के बारे में क्या है? प्रकृति में ना पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडोन है। और देखिए, जिनोन के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जिनोन को कहते हैं। वहीं आर्गन जो है प्रकृति में पाए जाने वाला अक्रिय गैस में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो आर्गन गैस पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, फोटोग्राफी की मशीन में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी की मशीन में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो तत्व की बात कर रहा था, तत्व है सिलेनियम। ऑप्शन बी, सिलेनियम जो है फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। वहीं पूछेगा कि फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑयल ऑफ पेट्रोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ पेट्रोल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, H2SO4। H2SO4 को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ पेट्रोल कहा जाता है। अम्लों का सम्राट किसे कहा जाता है? H2SO4 को ही कहा जाता है, या अम्लों का राजा बोलिए या सम्राट। वहीं HCl की बात करें तो म्यूरिएटिक अम्ल किसे कहा जाता है? HCl को कहा जाता है। वहीं पॉलीकार्बोनेट क्या है? पॉलीकार्बोनेट देखिए, पॉलीकार्बोनेट से क्या बनाया जाता है? बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। पॉलीइथिलीन का प्रयोग खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वायुयान
का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम का प्रयोग जो है वायुयान का ढांचा बनाने में किया जाता है। देखिए, कार्बन के बारे में पूछता है कि अगर आपको रबड़ को मजबूत बनाना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। देखिए, सल्फर का प्रयोग रबड़ को मुलायम और आपका लचीला बनाने में, लेकिन कार्बन का प्रयोग जो है रबड़ को मजबूत बनाने में। कार्बन किसी में मिला देने से क्या होता है? मजबूत हो जाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहा जाता है? देखिए, किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को आपको क्या कहा जाता है? मिर्बेन का तेल कहा जाता है। वहीं TNP की बात करें तो पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है? TNP को कहा जाता है पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। वहीं आपका TNG को क्या कहा जाता है? देखिए, एलेथ्रीन का प्रयोग मच्छर भगाने में, मच्छर भगाने वाली मलहम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एलेथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक TNG बच गया था। TNG को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। नोबेल तेल के नाम से किसे जाना जाता है? TNG को जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व। देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, याद रखिएगा, अधातु है। लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व बोलेगा कौन सा हो जाएगा? तो सीजियम। सीजियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। वहीं हीलियम की बात करें तो हीलियम के बारे में पूछता है कि आयनन विभव सबसे अधिक किस तत्व का होता है? तो हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है, तो आपका हीलियम का होता है। वहीं सबसे हल्का तत्व बोलिए, चाहे आवारा तत्व बोलिए, किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? शिशुओं में अतिसार का कारण क्या होता है? शिशुओं में अतिसार का कारण क्या होता है? तो रोटा वायरस, ऑप्शन ए। रोटा वायरस के कारण जो है शिशुओं में अतिसार रोग होता है। वहीं प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण क्या है? प्रोटोजोआ। वहीं जीका वायरस, एडीज, देखिए एडीज नामक बीमारी किससे होती है? जीका वायरस से होती है। और फफूंद से क्या होता है? एथलीट फुट। एथलीट फुट किससे होता है? फफूंद से होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे लेवल का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? भारत में प्रागैतिहासिक खोज को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज को जो है भारत में प्रागैतिहासिक खोज को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी हो गया। वहीं हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। डॉक्टर विष्णु वानकर। डॉक्टर विष्णु वानकर ने क्या किया था? भीमबेटका गुफा की खोज किसने किया था? डॉक्टर विष्णु वानकर ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से मिला है? हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से मिला है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मधाह से। मधाह से क्या मिला है? हड्डी निर्मित उपकरण मिला है मधाह से। ऑप्शन बी, मधाह से मिला है। और पूछता है कि मधाह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मधाह जो है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पशुबाड़ा भी मिला है। पशुबाड़ा कहाँ से मिला है? तो मधाह उत्तर प्रदेश से मिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुवर्त सिद्धांत जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। ऑप्शन ए,
जैन धर्म से संबंधित है। देखिए अनुवर्त सिद्धांत बोले, स्यादवाद बोले, अनेकांतवाद, सब किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। वहीं बौद्ध धर्म से भी पूछता है, 3-4 वाद है, शून्यवाद, विज्ञानवाद, ये सब वाद जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए उत्बी। किताब उल यामिनी के लेखक उत्बी है। वहीं अल-बरूनी की कौन सी पुस्तक है? अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखा? अल-बरूनी ने। उसके बाद फिरदौसी का पुस्तक कौन सा है? शाहनामा। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। अमीर खुसरो का तो बहुत सारा है, तुगलकनामा है अमीर खुसरो का, नू सिपहर है अमीर खुसरो का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला? हुमायूं ने कालिंजर का अभियान कब किया था? हुमायूं ने कालिंजर का अभियान कब किया था? तो 1530 में। ऑप्शन ए, कालिंजर का अभियान हुमायूं ने 1530 में किया। वहीं 1531 में हुमायूं ने कौन सा युद्ध लड़ा था? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा था? 1531 में। 1532 में हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध लड़ा था। दोहरिया का युद्ध हुमायूं ने महमूद लोदी के साथ कब लड़ा? 1532 में। वहीं 1533 में दिन पनाह नामक नगर का स्थापना किसने किया? तो हुमायूं ने किया था 1533 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला? गोवा को राजधानी बनाने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? देखिए गोवा को राजधानी बनाने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन सी, निन्हा डी कुन्हा। देखिए गोवा को सबसे पहले जीता था किसने? अल्बुकर्क ने। गोवा को जीतने वाला पुर्तगाली कौन था? तो अल्बुकर्क था, जो 1510 में जीता। लेकिन गोवा को अल्बुकर्क राजधानी नहीं बनाया था, निन्हा डी कुन्हा आया, उसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। चलिए और उसके बाद पूछेगा कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो फ्रांसिसो द अल्मेड़ा। इसी ने वाटर पॉलिसी किसने लाया था? फ्रांसिसो द अल्मेड़ा ने लाया था। वहीं बार्थो डी लोमियाज के बारे में क्या है? क्वेश्चन क्या आता है कि आपका आशा अंतरिम का खोज कौन किया है? जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप का खोज बार्थो डी लोमियाज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। डच और अंग्रेज के बीच वेदरा का युद्ध कब हुआ? डच और अंग्रेज के बीच जो है वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। ऑप्शन ए, डच और अंग्रेज के बीच वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। 1658 में कौन सा युद्ध हुआ? 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन बी, भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 1765 से 72 के काल को डाकू राज किसने कहा? 1765 से 72 के काल 1765 से 72 के काल को डाकू राज किसने कहा था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? के.एम. पनिकर, बी। के.एम. पनिकर ने जो है 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। 50,000 का इनाम किस क्रांतिकारी को पकड़ने पर के ऊपर रखा गया था? 50,000 का इनाम जो है किसके ऊपर रखा गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला को जो है 50,000 का इनाम इन पे रखा गया था। वहीं पूछेगा जो है मौलवी अहमदुल्ला जो है कहाँ से 1857 का विद्रोह का जो है नेतृत्व किए थे? तो फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। यहीं अजीमुल्ला की बात करेंगे तो अजीमुल्ला जो है फतेहपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। वहीं लियाकत अली कहाँ से?
इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा? द ग्रेट रिबेलियन मतलब पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह। पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता, ऑप्शन सी अशोक मेहता है द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी.आर. होम्स, सी ऑप्शन। टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। वहीं आपका सीले और लॉरेंस ने क्या कहा था? यह प्रथम सिपाही विद्रोह है। प्रथम सिपाही विद्रोह जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था? सीले और लॉरेंस ने। और ई.आर. रीज ने क्या कहा था? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध जो है किसने कहा था? ई.आर. रीज ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने कब किया था? प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने कब किया था? तो 1791। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1791 में जो है जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया था। ये जो है लुसेंट में आपका ईस्वी जो है गलत दिया हुआ है, याद रखिएगा। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में किया था। वहीं बात करें कि प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ था? 1781 में जो है बंगाल में प्रथम मदरसा की स्थापना हुआ था। और 1784 में क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? विलियम जोन्स ने। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। वहीं भारतीय क्रांतिकारी की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? अरुणा असफ अली को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति जो है किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी से। ऑप्शन सी हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूरी से। वहीं पूछता है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था बंधुआ मजदूरी अधिनियम। चलिए बैंकिंग से पूछता है कि जो है पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था कब हुआ था? 1969 में। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल.के. झा। वही दूसरी बार देखिए दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। 1980 में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए हरित क्रांति भी भारत में 2 बार आया। हरित क्रांति कब आया? पहला हरित क्रांति 1967-68 में। पहला हरित क्रांति 1967-68 में। और दूसरा हरित क्रांति कब आया? 1983-84 में। दूसरा हरित क्रांति 1983-84 में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। ऑप्शन डी एनी बेसेंट है। वहीं 2 और पुस्तक है इनका। एनी बेसेंट का 2 और पुस्तक कौन सा है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और इंडिया ए नेशन, तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट।
वहीं दयानंद सरस्वती का कौन सा है? तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? दयानंद सरस्वती का है। वहीं इसी से मिलता जुलता नाम है थोड़ा सा। ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। लेकिन इंडिया ए नेशन बोलिएगा तो एनी बेसेंट का है। चलिए, और वही आर.सी. दत्त का इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका है? आर.सी. दत्त का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है तो लूसेंट में मिसप्रिंट है। इसमें लूसेंट में बास्केटबॉल दिया है जो कि गलत है। फेडरेशन कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन सी। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, फुटबॉल से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, लूसेंट में ये जो है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। फेडरेशन कप वहाँ बास्केटबॉल दे दिया है जो कि गलत है। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। वहीं हॉकी से कौन सा है? हॉकी से नेहरू ट्रॉफी। देखिए 3 ट्रॉफी है नेहरू से संबंधित। नेहरू ट्रॉफी बोलेगा तो आपका हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी। लेकिन वहीं नेहरू कप बास्केटबॉल, नेहरू कप बास्केटबॉल। और नेहरू कप वलाम काली, नेहरू कप वलाम काली जो है केरल में नौका दौड़ होता है, उससे संबंधित है आपका नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। जिम्नास्टिक्स से तो चाइना कप है। चाइना कप किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से। वही चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। और वहीं चाइना इसी तरह एक पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 42 ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुई? ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1928। ऑप्शन ए 1928 में जो है ओलंपिक मसाल की शुरुआत हुआ था। देखिए इससे जो है 4-5 क्वेश्चन पूछता है। ओलंपिक मसाल 1928, लेकिन राष्ट्र जो है ओलंपिक ध्वज और जो उद्देश्य शपथ लिया जाता है तीनों जो है कब? 1920 में। देखिए ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिला, जो उद्देश्य है सीटियस अल्टियस इस तरह से उद्देश्य होता है ना वो, और शपथ लेने की प्रथा कब से? 1920 से प्रारंभ हुआ था। वहीं आपका मस्कट बोलेगा शुभंकर कब से? 1968। सी में जो है 1968 से क्या शुभंकर मस्कट जो है की प्रथा शुरू हुआ। और वहीं देखिए शुभंकर जो है मस्कट जो है उसका प्रथा 1968 में, वो शीतकालीन ओलंपिक से। लेकिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बोलेगा जो है शुभंकर का शुरुआत कब हुआ था? 1972 में से। 1972 से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभंकर की प्रथा शुरू हुआ था। वहीं 1960 में क्या हुआ? टीवी पे प्रसारण ओलंपिक को किया गया। टीवी पे प्रसारण ओलंपिक को कब किया गया? 1960 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्व विज्ञान की बात हो रहा तो 10 नवंबर, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रहता है तो 28 फरवरी, जिस दिन सीवी रमन ने खोज किया था, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। लेकिन विश्व विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस? विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। वहीं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी मालनोबिस का जन्म है, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 दिसंबर, ऑप्शन डी। 7 दिसंबर को मनाया जाता है
सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। वहीं 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिवस हम लोग मनाते हैं 14 दिसंबर को आपको राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। वहीं 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा प्लस मैत्री दिवस, नागरिक सुरक्षा और मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। वहीं 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस। विश्व प्रेस दिवस 3 मई को, लेकिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16। देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का कैसे याद रखिएगा, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर। तो अलग हुआ तो अब वो न्यूज़ में यानी पेपर में आ जाएगा, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। लेकिन वहीं गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई को। 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। वहीं 6 फरवरी की बात करें, किसका स्थापना दिवस है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर अपना चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लेकिन गोवा का स्थापना कब हुआ? गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई। 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। वहीं 6 फरवरी किसका है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर अपना स्थापना दिवस 6 फरवरी। वहीं 24 जनवरी किसका है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? मरणोपरांत किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए मरणोपरांत किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? अभी तक पूरे विश्व में मात्र 2 ऐसा व्यक्ति हुए हैं जिन्हें मरणोपरांत आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला कार्ल फर्डर्ट और दूसरा हैमरसोल्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, A+B दोनों को मिला है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार, कार्ल फर्डर्ट और हैमरसोल्ड। कार्ल फर्डर्ट को आपका नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1931 में, और हैमरसोल्ड को 1961 में। ये जो है यूएनओ के महासचिव भी थे। ये यूएनओ के महासचिव हैमरसोल्ड थे, जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था 1961 में। वहीं 1974 में यह नियम बन गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह नियम बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? ये क्वेश्चन भी थोड़ा लूसेंट में मिस प्रिंटिंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1912 में। लूसेंट में 1910 दिया हुआ है, जो कि गलत है। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था 1912 में, और गीतांजलि को जो है अंग्रेजी अनुवाद करने के बाद 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 हुआ। वहीं नाम का स्थापना कब हुआ? 1961 में हुआ था। नासिर, नेहरू और टिटो तीनों ने मिलकर जो है नाम का स्थापना किया है। और कहाँ स्थापना हुआ था? तब बेलग्रेड में, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में नाम का स्थापना हुआ है। लेकिन नाम का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किसने किया? देखिए अयोध्या राम मंदिर के बारे में पूछा कि उसका डिजाइन किसने किया। ऑप्शन बी चंद्रकांत बी सोमपुरा। चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन किया। लेकिन अयोध्या में जो राम भगवान की मूर्ति है उसका डिजाइन किसने किया? अयोध्या में जो राम भगवान की मूर्ति है उसका डिजाइन किया है आपका किसने? तो अरुण योगीराज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुण योगीराज अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन किया। देखिए
अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन किया है चंद्रकांत विश्वमपुरा, लेकिन अयोध्या में जो राम भगवान का मूर्ति है उसको किसने बनाया? तो अरुण योगीराज ने अयोध्या में स्थित राम भगवान का मूर्ति बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के महासचिव किसे बनाया गया है? बिम्स्टेक के महासचिव किसे बनाया गया है? ऑप्शन डी में है इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है। वहीं पूछेगा कि बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 1997 में बिम्स्टेक का स्थापना हुआ है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। वहीं मासुकु असाकावा किसके महासचिव हैं? तो एडीबी के महासचिव मासुकु असाकावा। एडीबी का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। कैथरीन रसेल किसका है? यूनिसेफ का महासचिव कौन है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था। वहीं अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर, जिसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट के लिए छोड़ दिए हैं। ये क्वेश्चन है, संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? BN राव होगा, या वल्लभ भाई पटेल, या राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। हम लोग कमेंट में आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।